भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? तो आपका वैट से संबंधित है। उर्जित पटेल समिति किससे संबंधित है? तो आपका मौद्रिक एवं साख नीति समीक्षा से संबंधित है। टीके चतुर्वेदी समिति संबंधित था तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति तो आपका वेणुगोपाल समिति कहलाता है, याद रखिएगा। केलकर टास्क फोर्स समिति किससे संबंधित है? तो आपका कर सुधार से संबंधित। नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। साथियों, इस वीडियो में बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, बीएसएससी के परीक्षाओं में पूछे गए इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 300 ऑनलाइनर प्रश्न देखेंगे। साथियों, यह प्रश्न आगामी परीक्षा बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बीएसएससी व रेलवे के परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को मजा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट है। अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप लोग इसे ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा करके सुन सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को तैयार इस दृष्टि से किया गया है ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन हो जाए। मैं बहुत तेज़ी से इसमें प्रश्न और उत्तर बोलूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं 108 नंबर प्रश्न से। दोस्तों, इसका भाग 1 ऑलरेडी इस चैनल पर आ चुका है, आप लोग इससे पहले उसे भी देख लीजिएगा तभी आपको, क्योंकि मैं इस पूरा वीडियो में 3 वीडियो लाऊंगा। इसमें लगभग 700-800 इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे जो सभी PYQ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 108 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों सेवा कर है। और जीडीपी का लगभग 60% दोस्तों सेवा कर से ही आता है, तो ध्यान रखिएगा, MBBS प्रश्न है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो आपका ब्याज की दर कम होना। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज का दर कम होना। नरसिम्हन समिति का संबंध है आपका बैंकिंग सुधार से। करेंसी नोट प्रेस स्थित है। करेंसी नोट प्रेस स्थित है कहाँ? तो नासिक में है दोस्तों, और वहीं पर एक देवास में टकसाल है। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या, बेरोजगारी का कारण है? तो आपका अपयोजन उत्पादन क्षमता, ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण, यानी सारा विश्व को एक कर देना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी तो 1951 ईस्वी में आरंभ हुई थी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कहलाती है मुद्रा का संकुचन। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कहलाती है मुद्रा का संकुचन, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगर हम देखेंगे केंद्रीय बैंक की नीतियाँ कहलाती है तो मौद्रिक नीति, यहीं पर सारा ब्याज दर जो आपका घटता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब यहीं पर नीति निर्धारित होती है। यहाँ प्रश्न 117 नंबर है, खर्च से कम आय होने पर अर्थव्यवस्था कहलाती है घाटे की अर्थव्यवस्था। यानी आपके पास आमदनी 100 रुपया हुई है और आपने खर्च कर दिया 125 रुपया, तो आपका अर्थव्यवस्था घाटे की हो गई। किसी आवश्यकता की कीमत, मात्रा, स्थान आदि को कहते हैं मांग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब इकोनॉमिक्स टर्म है। इकोनॉमिक्स में अधिकतर प्रश्न आपका टर्म ऐसी से पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, एवं समिति इत्यादि से पूछे जाते हैं अधिकतर प्रश्न। वैट की सिफारिश किसने की थी? तो आपको चलैया समिति ने कहा था कि वैट लगना चाहिए। वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेती है तो रेपो दर पर आपका ऋण लेता है वाणिज्यिक बैंक। पूर्णतः संपन्न अर्थव्यवस्था कहलाती है विकसित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपका विकासशील है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय के आकलन की संस्था है, आकलन की संस्था कौन सी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दुर्गम हिमालय विकास योजना शुरू हुई थी तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 51 के बीच शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 24, केंद्रीय राज्य संबंध समिति। केंद्र राज्य संबंध समिति कौन सी है? तो सरकारिया समिति है, और ये 1983 में शुरू हुई थी और 1987 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। कौन? सरकारिया समिति, ध्यान रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध से समिति ये पॉलिटिक्स में भी पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभूतियों का अर्थ क्या है? तो आपका पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना विभूतियाँ कहलाती है। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है जो 1986-87 में शुरू हुई थी। रेलवे लेखांकन क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, याद रखिएगा। बैंकिंग प्रभाव शब्द का प्रयोक्ता है गुरनाल मिडर, ध्यान रखिएगा। इस शब्द का प्रयोक्ता कौन है? तो गुरनाल मिडर एक अर्थशास्त्री थे। नाबार्ड की सिफारिश किसने की थी? तो शिवरामन समिति, दोस्तों ध्यान रखिएगा। शिवरामन समिति के सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो आपका ग्रामीण बैंक की तरह काम करता है। कृषि में अधिकतर लोन ये देती है नाबार्ड। आय विषमता की माप क्या है? तो आय की वितरण की असमानता की माप, ध्यान रखिए दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो वाणिज्यिक व्यापार पर सरकार के स्वामित्व, यानी सारा जो भी देश में व्यापार होगा, सारा व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में होगी। जैसे चीन में है, कोरिया में है,
नॉर्थ कोरिया में है। इस टाइप की व्यवस्था को कहता है सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। महंगाई भत्ता निर्धारण होती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी योजना आधारित थी आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, और अभी हम लोग देखे थे किस पर, तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। मुद्रा का प्रमुख कार्य है स्वदेशी मुद्रा की घटना, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे स्टैगफ्लेशन क्या कहलाता है, तो स्टैगफ्लेशन में मंदी भी होता है और मुद्रास्फीति भी होता है, यानी आपका अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में भी होती है, यानी उत्पादन भी कम होता है, आपका महंगाई भी बहुत ज़्यादा होता है। इसे कहता है स्टैगफ्लेशन, यानी सारा जम गया है, इस तरह की स्थिति रहती है। गरीबी हटाओ की नारा, गरीबी हटाओ की नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी FCI है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विदेशी मुद्रा कोष का बड़ा अंश आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, ये सब विदेशी मुद्रा, यूरो हो गया, ये सब है आपका। OTCEI क्या है, तो आपका भारत का एक शेयर बाजार है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्रॉस इलास्टिसिटी यानी वस्तु पूरक वस्तु क्या है, तो आपका ऋणात्मक है। टोकनधारी मुद्रा का अर्थ है, टोकनधारी मुद्रा का अर्थ है आपका घरेलू प्रबंधन, घरेलू प्रबंधन यानी जैसे कि बॉन्ड जारी किया जाता है तो उसका अर्थ यही होता है दोस्तों, बॉन्ड का अर्थ यही होता है। विदेशी व्यापार मूल्य स्वचलन निवेश से परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से संबंधित होता है। आगे हम लोग देखेंगे आपका 44 नंबर प्रश्न है, निवल राष्ट्रीय उत्पादन सकल राष्ट्रीय उत्पादन घटाव मूल्य ह्रास। तो ये आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब आपका इकोनॉमिक्स में अधिकतर टर्मिनोलॉजी और समिति संस्था इसी से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका 45 नंबर प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा होती है तो लागत के आधार पर, ध्यान रखिएगा, प्रतिस्पर्धा होती है लागत के आधार पर। मुद्रास्फीति रोकना आपका कहलाता है डी इन्फ्लेशन कहलाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछी जाती है हमेशा। आपका अनुसूचित बैंकों की पंजीयन कराना होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास, पंजीकरण कराना होता है अगर कोई बैंक खुलेगी नहीं से। तो भारतीय रेल के राजस्व में प्रमुख योगदान किसका होता है, तो आपका माल यातायात का होता है, यानी माल भाड़ा का सबसे अधिक योगदान होता है। किराए से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से उतना नहीं होता जितना माल भाड़ा से होता है। इनमें से कौन राष्ट्रीय ऋण नहीं है, तो आपका जीवन बीमा पॉलिसी राष्ट्रीय ऋण नहीं है। विनिवेश क्या होता है, तो विनिवेश होता है सरकार के शेयरों का बेचना, जैसे कि भारत सरकार का शेयर LIC में है तो भारत सरकार के पास उस अधिकतर शेयर होगा, तो इसका मतलब LIC भारत सरकार की है। अगर भारत सरकार अपना शेयर बेचेगी LIC से तो इसका मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी और भारत सरकार का हिस्सेदारी LIC से घटता चला जाएगा। किराने की दुकान में कार्य कर रहा शिशु एक उदाहरण है उपभोक्ताओं की वस्तु का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न दोस्तों 153 नंबर, किस जाति की पारंपरिक वस्तुओं को परखा जाता है, तो यह आपका औसत उत्पादन, ध्यान रखिएगा। और 154 प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में बदलाव के अनुसार प्रबंधन सिद्धांतों में बदलाव यानी सूक्ष्म प्रणालियों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होती है, तो आपका 320 किलोमीटर तक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये समुद्र में होता है 300, आपका जो तट है उससे 320 किलोमीटर दूर समुद्र में आपका एक होता है जहाँ पर आप आर्थिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, धरती में समुद्र में से कुछ लोहा या कुछ तांबा निकाल सकते हैं, तो आपका 320 किलोमीटर तक का किसी देश का ये क्षेत्र होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तेलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 1990 में यह प्रारंभ किया गया था। भारतीय निर्यात की प्रमुख मद कौन सी है, तो वस्त्र उद्योग है, ध्यान रखिएगा। ब्याज दर और उपयोग के स्तर के बीच संबंध की कल्पना किसने की थी, तो आपका मिल्टन फ्राइडमैन ने किया था, ध्यान रखिएगा। संघ सरकार के कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आपका निगम कर है, ध्यान रखिएगा। आयात शुल्क लगाने की स्थिति होती है अपवर्तनीय मूल्य वर्धित कर यानी वैट सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी, तो फ्रांस में लागू की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। और फ्रांस में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी, तो फ्रांस में ही शुरू की गई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। वैट लगाया जाता है आपका उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। आपका GST दरें क्या है, तो आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों GST दर। आगे हम लोग और कब शुरू किया गया था, तो आपका 2017 में,
जीएसटी कब शुरू किया गया था? 2017 में, ध्यान रखिएगा। इस्पात निर्यात और इस्पात आयात के मूल्य में अंतर को कहा जाता है व्यापार शेष। भारत में संपत्ति कर किसके अंतर्गत आता है? तो आपका तुल्यांश कर के अंतर्गत है। अंतर्राष्ट्रीय आय होती है अर्जित आय, ध्यान रखिएगा। उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य में अंतर किया जा सकता है यदि मध्यवर्धित उपयोग का घटा दिया जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। एक अधिकारी की समान आय होती है कीमत से कम। संतुलन स्तर बिंदु वह होता है जहां कुल आय बराबर कुल लागत होती है, तो इसे संतुलन स्तर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक स्पष्ट व अंतर्निहित लागत बराबर होती है आर्थिक लागत। ध्यान रखिएगा। सर्वसम्मत मानव विकास सूचकांक यानी सर्वप्रथम है दोस्तों, सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक यानी SDI विकसित किया गया था तो महबूब उल हक, और इसमें आपका अमर्त्य सेन भी योगदान दिए थे। और कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी में ये प्रथम बार जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा। अनुसूचित तिलाग्या कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2005-6 में ये किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार कब स्वीकृत हुई थी? तो 1948 में यह स्वीकृति हुई थी कि न्यूनतम मजदूरी होगी, एक कानून बन गया था। जब X वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तो Y की मांग कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा। प्रतिभा पलायन क्या कहलाता है? तो कुशल कर्मियों का उत्प्रवासन यानी माइग्रेशन, जैसे कि अपने देश से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब माइग्रेट करके दूसरे देशों में जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रतिभा पलायन। अभी ये चर्चा में भी था। मुद्रास्फीति रोकने हेतु सरकार द्वारा अपनाया गया उपाय कहलाता है घाटा खर्चों को कम करना एवं उत्पादन में वृद्धि करना, ये उपाय है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य आपका चर्यागत आधारभूत उद्योग। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये उद्योग कितने हैं? तो 8 है। आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टील उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, रिफाइन उद्योग है, इलेक्ट्रिसिटी उद्योग है। तो इस टाइप के आपका 8 उद्योग है जो कोर सेक्टर कहलाता है। अब बाकी आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। इंडियन इन फॉरेन रेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऋचा सुब्रमण्यन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक पुस्तक है 88 नंबर प्रश्न है, इंडियन इन फॉरेन रेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऋचा सुब्रमण्यन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उनका लेखक है। अगला प्रश्न है आर्बिट्राज का अभिप्राय क्या है? तो कम कीमत पर मुद्रा खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचना, इसे आर्बिट्राज कहा जाता है। BS युगांतर समिति संबंधित है। BS युगांतर समिति संबंधित आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। BS युगांतर समिति संबंधित आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तृतीय क्षेत्र जैसे सर्विस टैक्स आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिए दोस्तों। राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद, ये आपका राष्ट्रीय आय है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 184। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आपका लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है। साथियों ध्यान रखिएगा। वस्तुओं की मांग लाभ पर नहीं बल्कि किस पर आधारित होती है? तो भौतिक आवश्यकताओं पर। ध्यान रखिएगा साथियों। ड्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया गया था? तो 1868 और इसी के आसपास किया गया था। ध्यान रखिएगा। आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सबसे बेहतर माप है। और देश में अपना भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो अपना बिहार का ही है। बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या है? तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या से भाग दे देना है। भारत की कुल श्रम शक्ति में कृषि में लगे श्रमिकों की प्रतिशत कितना है? तो लगभग 52% व्यक्ति या कामगार कृषि में लगा हुआ है, जो अधिक है, बहुत अधिक है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सबसे गरीब को सहायता पहुंचाना, सबसे गरीब की सहायता पहुंचाना। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन होता है किससे? तो परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर, यानी एक परिवार
कितना उपभोग करता है दैनिक, उसके आधार पर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? IBRD। याद रखिएगा दोस्तों, IBRD इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रीडेवलपमेंट, याद रखिएगा। आगे है मानव विकास सूचकांक में शामिल घटक क्या क्या है? तो आपका प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर आपका ADI में मूल्यांकित की जाती है। भारत को विश्व में परिभाषित किया जाता है एक आधा आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता, और ये भारत में बहुत ज़्यादा हो गया है, खास करके पिछले 5-7 साल में कोविड के बाद से तो और ज़्यादा बढ़ा है आय में असमानता। गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता चला गया है। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं? तो सामाजिक असमानता ये शामिल नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 197 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो उद्योग का स्वामित्व के आधार पर। आप लोग मैं समझाता हूँ जैसे स्वामित्व के आधार पर कैसे होता है। जैसे कि उद्योग है आपका ONGC, तो ये किसके अंडर है? तो ये भारत सरकार के अंदर है, तो ये हो गया आपका सार्वजनिक उद्योग। और वहीं आपका कहा जाए रिलायंस इंडस्ट्री, तो किसके अंदर है? तो आपका रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर में, तो हो गया आपका प्राइवेट। विक्रेता शुल्क, क्रय कर आदि आते हैं किसमें? तो राज्य प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, राज्य प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। लघु उद्योग किसे कहा जाता है? जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का निवेश हो, यानी मैक्सिमम 1 करोड़ तक का निवेश हो, उसे लघु उद्योग कहा जाता है। शंकरलाल गुरु समिति संबंधित किससे है? तो आपका कृषि विपणन से संबंधित है, याद रखिएगा। भट्ट समिति किससे संबंधित है? आपका हरित क्रांति के विकास से संबंधित है। कौन? भट्ट समिति। और एक हरित क्रांति भी कब हुआ था? तो 1965-66 के आसपास हरित क्रांति का शुभारंभ भारत में हुआ था। और किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? तो बैंकों के प्रत्यक्षियों के सुधार हेतु, बैंकों की प्रत्यक्षियों की सुधार हेतु यह समिति संबंधित है। नगद समिति संबंधित है लघु उद्योग से। रेखा समिति संबंधित किससे है? तो आपका अप्रत्यक्ष करों के समान नियमावली से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका नरसिम्हन समिति में सुझाव दिए गए थे तो बैंकिंग संरचना में सुधार हेतु। ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है? आपका चीनी घोटाला से है। सुंदर राजन समिति संबंधित किससे है? तो आपका पेट्रोलियम से क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इकोनॉमिक्स में अधिकतर समिति ही पूछे जाते हैं और टर्मिनोलॉजी, तो आप लोग इसे जितना भी समिति आ रहा है सबको अच्छा से याद रखिएगा। भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? तो आपका वैट से संबंधित है। उर्जित पटेल समिति किससे संबंधित है? तो आपका मौद्रिक एवं साख नीति समीक्षा से संबंधित है। BK चतुर्वेदी समिति संबंधित था तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति तो आपका वेणुगोपाल समिति कहलाता है, याद रखिएगा। केलकर टास्क फोर्स समिति किससे संबंधित है? तो आपका कर सुधार से संबंधित है। तो जितना भी समिति थे आप लोग इसे दोस्तों बार बार देखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, तब जाकर के सारे समिति आपको याद होंगे। और एक प्रश्न ये सब निश्चित आता है किसी भी एग्जाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय समिति की सिफारिश थी, सॉरी भारतीय नहीं भंडारी समिति है, आई एम सॉरी दोस्तों, भंडारी समिति की सिफारिश थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना से। आपका रंगराजन समिति संबंध किससे है? तो भुगतान असंतुलन घाटा से, यानी भुगतान संतुलन घाटा से संबंधित है रंगराजन समिति। RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो आपका बीमा क्षेत्र में संबंधित RN मल्होत्रा। औद्योगिक संरचना से संबंधित समिति कौन थी? तो आपका तिवारी समिति। गोस्वामी समिति आपका औद्योगिक संरचना से संबंधित आपका समिति थी। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 1994 में जनसंख्या हेतु समिति स्वामीनाथन समिति थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तारापुर समिति संबंधित किससे? तो पूंजी पूर्ति लेखा से, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 220 है दोस्तों, संपत्ति वन्यताओं पर दस्तावेज हेतु समिति किससे था? तो आपका थ्रेसर समिति से संबंधित है। योजना विचार का श्रेय किसे जाता है? तो MS विश्वेश्वरैया को जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। योजना विचार का श्रेय सबसे प्रथम उन्हीं को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 222 नंबर प्रश्न है, योजना के उद्देश्य है आपका आय वृद्धि, समानता, उत्पादन, उन्नयन। इसका उद्देश्य था योजना का। योजना की अवधारणा स्वीकृति हुई थी 1950 ईस्वी में। योजना निर्माण जिम्मेदारी किसकी होती? तो योजना आयोग की होती है। योजना ड्राफ्ट अनुमोदन करता है कौन? तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। अंतिम योजना प्रारूप प्रस्तुत करता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। आर्थिक नियोजन विषय है आपका संवर्ती सूची का विषय आर्थिक नियोजन आर्थिक विकास प्रारंभ 1951 में हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, योजना व विकास विभाग खोला गया था 1944 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। प्रथम योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि क्षेत्र को। 12वीं योजना अवधि है आपका 2012 से 2017 तक 12वीं योजना का अवधि है, उसके बाद से योजना लगभग बंद ही हो गए हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 133 है कि भारत में प्रौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई थी? तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका था 1956 में था द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 60 तक चला था। और इसी में सभी भारी उद्योग लगभग भारी उद्योग स्थापित हुई थी, जैसे बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया। जो भी स्टील प्लांट बड़े बड़े हैं सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार में क्या दर्जा प्राप्त है? तो आपका कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है इनको, योजना आयोग के अध्यक्ष को। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस योजना में हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। योजना आयोग कैसा निकाय था? तो आपका संसदीय विधान द्वारा निर्मित योजना, न कि एक संवैधानिक निकाय, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत में प्रथम योजना अवकाश कब था? तो 1966 के सूखे कारण हुई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो नीति आयोग की सचिव है, ध्यान रखिएगा। भारत की सहायता क्लब की स्थापना किस योजना में हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी भारत की सहायता क्लब। अगला प्रश्न वो देखेंगे दोस्तों, 240 नंबर है। भारत की सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भारत की सबसे असफल योजना माना जाता है। सॉरी, द्वितीय नहीं, तृतीय है। और ये कारण था आपका भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, प्लस सूखा। ये सब आपका इसी पंचवर्षीय योजना में आ गया था, इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल हुआ था। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका मानव पोषित विकास था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रयास किस योजना के तहत सीमित रहा? तो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना तक, ध्यान रखिएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की केंद्रीय बैंक है? तो आपका अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस योजना में कृषि नीति बनी जिसमें हरित क्रांति जन्मी? तो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह नीति बना था जिसे हरित क्रांति जन्म हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के क्या कहा जाता है? तो आपका गाडगिल योजना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी गाडगिल योजना के आधार पर ही आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, इसको कहता है एनडीसी, याद रखिएगा दोस्तों। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आर्थिक नियोजन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है? तो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है आर्थिक नियोजन। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1985 से 1990, ध्यान रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समावेशी आर्थिक वृद्धि। आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 97 तक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ में। केंद्रीय नियोजन यानी जो योजना का जो प्रारूप है सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की गई थी? तो आपका सोवियत संघ से, तो वहाँ से ही भारत में भी ये लाया गया था। आपका भारी उद्योग को हटाकर आधारित संरचना पर बल किस योजना में दिया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस तरह की नीति लाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो आपका यूटीआई है, ध्यान रखिएगा। किस योजना में आपातकाल चुनाव व जनता पार्टी का आगमन हुआ? तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य आधार क्या है? तो आपका तुलनात्मक लाभ है, ध्यान रखिएगा। सुपर 301 किसका नाम है? तो आपका अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है सुपर 301, और इसी के तहत अमेरिकी जो है किसी भी देश पर अपना टैक्स लगाती है। इंडियन ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में, ध्यान रखिए दोस्तों। इंडियन ब्रांड एक्टिविटी नहीं इक्विटी है, फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में। भारत के सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस मद से मिलती है? तो आपका रत्न आभूषण की निर्यात से। दोस्तों 259 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्स का संचालन कौन करता है? तो WTO करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है। और ट्रिप्स दोस्तों अमूर्त विरासत से संबंधित है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट की रक्षा कौन करता है? तो ट्रिप्स करता है, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे अधिक आयात व्यापार किस संगठन के द्वारा होता है? किस संगठन के देशों से होता है? तो आपका ओपेक। और ये इसलिए होता है क्योंकि ओपेक से भारत सबसे अधिक तेल का आयात करता है, कच्चे तेल पेट्रोलियम का आयात करता है ओपेक देशों से। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च करता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर, निर्यात पर। निर्यात में तीव्र प्रसार का मुख्य कारण क्या है? तो निर्यात विविधीकरण, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सूरत में बनी वस्तु का मुंबई में विक्रय किस का उदाहरण है? तो आपका प्रादेशिक व्यापार का उदाहरण है।
प्रादेशिक व्यापार का मतलब है कि अपने देश में ही व्यापार करना। प्रादेशिक व्यापार का उदाहरण जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई वस्तु बना बिहार में बिक रहा है तो आपका प्रादेशिक व्यापार का उदाहरण है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। यहीं से सारा विदेशी व्यापार का नियंत्रण होता है। समूहों के साथ व्यापार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो आपका ट्रेड वेंचर कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ट्रेड वेंचर। विदेश व्यापार संवर्धन संस्थान कौन से? तो आपका ECGC, याद रखिएगा दोस्तों, ECGC, BBI प्रश्न है ECGC। भारत की किन नकदी फसल से सबसे अधिक विदेशी मुद्राएं मिलती है? तो आपका चाय। भारत चाय सबसे अधिक निर्यात करता है, इस वजह से भारत को इस फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1995 में ख़त्म हो गई थी और इसके स्थान पर आया था आपका कौन? तो WTO, ध्यान रखिएगा दोस्तों। गेट एबोलिश हो चुकी है और WTO इसके स्थान पर आ चुका है। फीमा कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका हुआ था 2003 में। फीमा एक विदेशी, जैसे कि बाहर से कोई धन को विदेश में भेजता है तो ये आपका फीमा के अंतर्गत आता है, ये वहीं पर इसी का वो जांच करती है। भुगतान संतुलन में कौन से घाटा शामिल होती है? तो आपका दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, ये सब शामिल होता है। 271 नंबर प्रश्न है दोस्तों। भारत में फेरा की फेरा का स्थान किसने लिया था? तो आपका फेमा ने लिया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और फेमा की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी फेमा की स्थापना। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक योजना। आपका एशियन टाइगर देशों में कौन कौन शामिल है? तो आपका हांगकांग है, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान है। ये सब कहलाता है एशियन टाइगर दोस्तों अर्थव्यवस्था के मामला में। MG नरेगा मजदूरी किस पर आधारित है? तो आपका मल्टी कमोडिटी सूचकांक, याद रखिएगा दोस्तों, इसी पर आधारित है। MG नरेगा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत समतल गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका 1000 से अधिक होना चाहिए, तभी ये रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उस गांव में रोड बन पाएंगे। 276 प्रश्न, स्कूल जाने को प्रोत्साहन देने वाली योजना कौन सी है? तो मिड डे मील है, PM पोषण योजना है। और इसी की वजह से बच्चे अधिकतर स्कूल में जाते हैं, जो खाने की लालच मिलता है इस वजह से जाते हैं। 277 नंबर प्रश्न, देश के सभी जिलों में लागू शिक्षा योजना कौन सी है? तो आपका सर्व शिक्षा अभियान है। स्कूल चले हम, इसका टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा। पूरा मॉडल को किसने सर्वप्रथम दिया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था पूरा मॉडल। और ये आपका दोस्तों ग्राम में उद्योग विकास और ग्राम विकास से संबंधित यह मॉडल था और विश्व प्रसिद्ध यह मॉडल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा मॉडल। 279 नंबर प्रश्न, दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों 1867 में प्रकाशित हुई थी और इसका लेखक है कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स इसका लेखक है और इसी में समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर है। भारत में सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू की गई थी? तो हरियाणा में लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, भारत का सबसे अमीर राज्य। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव होता है? तो मंद हो जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों, मंद हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व बैंक है, जो सारा नियम बनाती है कि व्यापार कैसे होगी। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती भारत के वित्तीय वर्ष। 1930 की आर्थिक मंदी से उबरने का सुझाव किसने दिया था? तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था, एक बहुत विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनको। तीव्र आर्थिक मंदी की अवधि कब थी? तो 1929 से 33 तक विश्व का सभी देश, लगभग अमेरिका तो टूट चुका था इस समय। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो रेगनर नर्क्स ने कहता है, इसे कहता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसको इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो आपका रेगनर नर्क्स ने दिया था, ध्यान रखिए दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। भारत में वैध मुद्रा कौन सी है? तो पत्र मुद्रा है भारत में वैध मुद्रा। कौन सा एक विधिग्रह मुद्रा है? तो आपका 10 का नोट है, विधिग्रह मुद्रा। आजकल सबसे प्रचलित मुद्रा कौन सा है? तो पत्र मुद्रा है। कर्ज जमा की संतान है, कर्ज जमा की संतान है, कथन किसका है? तो केन्स का है, ध्यान रखिए दोस्तों, केन्स का है। इसमें केन्स लिखा है, ऐसे वास्तव में है उनका नाम कीन्स, तो देख लीजिएगा दोस्तों। उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण करता है, किसने कहा था? तो पिगू ने कहा था, ये भी विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। सहकारी नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो RG सरैया, याद रखिएगा दोस्तों। सहकारी नियोजन समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो RG सरैया। सबसे लोकप्रिय गैर संस्थागत वित्त प्रदाता कौन है? तो आपका महाजन,
जो गांव में देते हैं। जैसे गांव में मान लीजिए किसी को धान रोपना है तो महाजन से जाके पैसा लेगा उधार, या फिर कोई भी व्यापार या कुछ भी करना हो तो महाजन से लोग उधार लेता है, और यही महाजन गांव के वित्तीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो 1997 में शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आधार संरचना का निर्माण किससे होता है, तो कृषि सेवा और उद्योग से। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका नवीन आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी, तो जुलाई 1991 ईस्वी में, और इसी समय आपका LGP लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों उसका आपका इसी समय होता था। LJP इसी समय हुआ था। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 ईस्वी में, जब भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था विश्व व्यापार के लिए। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है आपका राल्फ नादर, याद रखिएगा दोस्तों, राल्फ नादर को माना जाता है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम हुई थी आपका अमेरिका में। याद रखिएगा दोस्तों, आपका सबसे पहले कस्टमर राइट का वहाँ अमेरिका में ही शुरुआत हुई थी। उपभोक्ता अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत घोषित हुई थी तो 1985 ईस्वी में। भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है कौन, तो आपका एगमार्क। याद रखिएगा दोस्तों, एगमार्क कृषि से संबंधित आपका एक 3D होलोग्राम होता है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी पाई जाती है आपका संरचनात्मक है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना हुई थी तो 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयुक्त विधियां आपका क्या है, तो आय विधि व उत्पत्ति विधि। ध्यान रखिए दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर संबंधित आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। आपका हार्ड करेंसी होती है, हार्ड करेंसी होती है विकसित देशों की मुद्रा, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, ये सब आपका हार्ड करेंसी में आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका विश्व बैंक का SDR भी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शीघ्र पलायन योग्य विदेशी मुद्रा कहलाती है गर्म मुद्रा, जिसे ही हार्ड मुद्रा भी कहा जाता है। बाजार के नियम प्रतिपादक थे, यह है बाजार के नियम के प्रतिपादक है आपका JB से। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक हानि होती है आपका लेनदार को। आपका मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है आपका ऋणी, जो कर्ज लेता है उसे मुद्रास्फीति में कम चुकाना होता है, लेकिन जो देता है मुद्रास्फीति में उसे कम मिलता है। गिल्ट एंड बाजार संबंधित सोना चांदी के बाजार से। बैंकों का बैंक कहलाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, या भी किसी भी देश का रिजर्व बैंक होता है, जैसे फेडरल बैंक अमेरिका का है, वहाँ के लिए बैंकों का बैंक है। जिसमें व्यक्ति खाता नहीं खोलता तो आपका है RBI भारतीय रिजर्व बैंक। RBI लेखा वर्ष होते हैं आपका अप्रैल से मार्च, RBI का लेखा वर्ष होता है अप्रैल से मार्च। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे भारतीयों का भी जैसे जनरल भी लेखा वर्ष भारत का अप्रैल से मार्च ही है। बैंक नोट प्रेस स्थित है आपका देवास और नासिक और देवास दोनों जगह बैंक नोट प्रेस है। ध्यान रखिएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। NSE की स्थापना की संस्तुति दी थी तो आपका फेरवानी समिति ने कहा था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होनी चाहिए। किसने कहा था? आपका फेरवानी समिति। निफ्टी किसका सूचकांक है? तो आपका NSE का। ध्यान रखिएगा। चमकता हुआ सितारा प्रतीक है बैंक ऑफ इंडिया का। चमकता हुआ सितारा प्रतीक है बैंक ऑफ इंडिया का। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है तो किससे? तो RBI से अर्थोपाय ऋण लेती है। वास्तविक मजदूरी का निर्धारण कौन करता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति। ध्यान रखिए दोस्तों, मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा के मूल्य और मुद्रा के स्तर का संबंध किससे है? तो प्रतिलोम से है। प्रतिलोम है, दोनों का एक दूसरे के प्रतिलोम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। दुर्लभ वस्तुएं कहलाती है आर्थिक वस्तुएं। शिक्षा, कुशलता आदि कहलाते हैं मानव पूंजी, यानी ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए तो कहा था कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ाइए, देश खुद पे खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन जो स्थिति है अपने देश भारत का वो तो देख ही रहे हैं। उद्यमी का मुख्य कार्य क्या है? तो जोखिम उठाना। उद्यमी जोखिम उठाते हैं, इससे उनका पूंजी निर्माण होता है। सबसे गतिशील उत्पादन कारक कौन सा है? तो आपका पूंजी है। कुटीर उद्योग आवश्यक है रोजगार सृजन हेतु। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक स्वर्ण की खपत होता है घरेलू कार्य में, जैसे कि घरेलू ज्वेलरी में। स्टैगफ्लेशन होता है मुद्रास्फीति प्लस मंदी, दोनों को मिलाकर के स्टैगफ्लेशन कहलाता है। भारत का प्राचीनतम उद्योग कौन सी है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। विनिवेश प्रारंभ हुआ था 1991-92 में, जब भारत में विदेशी व्यापार को खोल दिया गया था और डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी, तो उसी समय से आपका शुरू हुआ था विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट को ही विनिवेश कहा जाता है। तो जैसे भारतीय सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया गया था भारतीय सरकार द्वारा, तो एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट ही था।
व्यापार में सम्मिलित है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, ये सब व्यापार में सम्मिलित है। सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा है आपका। प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में प्रथम कृषि गणना हुई थी। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सी है? तो आपका हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित फसल मुख्य रूप से मुझे लगता है आपका गेहूं है दोस्तों, गेहूं है, लेकिन यहाँ दलहन दिया हुआ है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे अधिक प्रभावित फसल मतलब सकारात्मक रूप से गेहूं ही है। हो सकता है अगर नकारात्मक हो तो हो, लेकिन सबसे अधिक सकारात्मक रूप से गेहूं है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे हरित क्रांति शब्द। हरित क्रांति शब्द का जनक किसने दिया था? विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द जनक कौन है? तो विलियम गॉड है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था 1970 में और ये दूध क्रांति से संबंधित है। बजट के चालू खाते का सबसे बड़ा व्यय केंद्रीय आयोजना है, केंद्रीय आयोजना है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक राजस्व आपका निगम कर से आता है। कुल घाटे में सर्वाधिक योगदान राजकोषीय घाटा का होता है। कुल व्यय एवं प्राप्तियों का अंतर होता है बजटीय घाटा, जितना आया उतना गया, उसके बीच का अंतर हो गया बजटीय घाटा या फिर बजटीय मुनाफा। जो भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसी के अनुसार हो जाएगा। सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है तो आपका कृषि आय सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत नगण्य आय होती है। गैर योजना खर्च की प्रमुख मद कौन सी है? तो ब्याज भुगतान, ये गैर योजना में आता है, क्योंकि इसमें किसी भी योजना में नहीं जाता है पर बहुत सारा इसमें हिस्सा चला जाता है। संपदा कर लागू हुआ, संपदा कर लागू हुआ था 1957 ईस्वी में। मोटवेट संबंधित है आपका उत्पादन शुल्क से। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश किस लिए की थी? तो करों से संबंधित है केलकर टास्क फोर्स, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख बेरोजगारी है आपका मौसमी व अदृश्य बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्र में। 355 नंबर प्रश्न दोस्तों, निर्धनता रेखा का सर्वेक्षण करता है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यही है वो संस्था है जो इसका सर्वेक्षण करती है। गरीबी उन्मूलन हेतु सूत्र है आपका DT लकड़वाला समिति ने दिया था। गरीबी उन्मूलन कैसी होगी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, योजना काल में घाटा योगदान है कृषि। 358 नंबर प्रश्न दोस्तों, GDP के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों ये गलत है। वर्तमान आधार वर्ष आपका 2011-12 है, ध्यान रखिएगा 2011-12 है। और वहीं 2022 करने की योजना शुरू की गई है, यानी इस पर एक टास्क फोर्स यानी एक समिति का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही आपका वर्तमान आधार वर्ष 2022 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस कानूनी रूप से ठुकराया नहीं जा सकता, जिसे कानूनी रूप से ठुकराया नहीं जा सकता वो कहता है विधिग्रह मुद्रा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। विधिग्रह मुद्रा जैसे कि भारतीय मुद्रा है, इसे हम लोग ठुकरा नहीं सकते हैं। मुद्रास्फीति प्लस मंदी की स्थिति कहलाता है स्टैगफ्लेशन। आपका मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण से। जैसे ही महंगाई बढ़ता है सरकार ब्याज दर बढ़ा देती है, इसकी वजह से जो मुद्रा का संकुचन हो जाता है, तरलता की कमी हो जाती है, इस वजह से मार्केट में रुपए कम हो जाते हैं और महंगाई कम होने लगती है। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात प्रोत्साहन, ध्यान रखिए दोस्तों। जैसे कोई भी देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसका निर्यात बढ़ जाए। और अवमूल्यन जैसे भारत सरकार कई बार अपने रुपए को अवमूल्यन कर चुकी है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का निर्यात बढ़े। भुगतान संतुलन सुधारने का उपाय क्या है? तो अवमूल्यन। भारत में नोट जारी प्रणाली है आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, एक न्यूनतम आरक्षित प्रणाली नियम है RBI का, उसी नियम के अनुसार भारत में नोट जारी की जाती है। मुद्रा आपूर्ति में सहायक नहीं है आपका मुक्त बाजार नीति, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुक्त बाजार नीति मुद्रा आपूर्ति में सहायक नहीं है। आपका व्यापारी बैंकों की शाख नियंत्रणकर्ता कौन है? तो RBI है सबके नियंत्रणकर्ता। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? SBI है। ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदाता कौन है? तो आपका नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? तो शिवरामन समिति के संस्तुति पर, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिए दोस्तों। नरसिम्हन समिति की सिफारिश की थी कौन? तो 4 स्तरीय बैंकों की संरचना, ध्यान रखिए दोस्तों। RBI के विलयन की सिफारिश किसने की थी? तो खुसरो समिति ने कहा था कि RBI नहीं दोस्तों, RRB है, रूरल बैंक होता है ये, तो उसका विलय की सिफारिश किसने किया था? तो खुसरो समिति ने किया था। कृषि एवं ग्रामीण वित्त से संबंधित संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो शिवरामन समिति की संस्तुति पर यानी सिफारिश पर कब हुआ था? तो 12 जुलाई याद रखिएगा दोस्तों 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना, ध्यान रखिए दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों IBA का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, और यही आपका
एक बैंकर का बैंक जो संस्था सभी बैंकों का एक हेड होता है, तो आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन ही चुनते हैं किसी बैंक का जो हेड होता है। आपका ओल्टास संबंधित आपका इनकम टैक्स विभाग से, याद रखिएगा। सेबी का वैधानिक दर्जा मिला था 1992 ईस्वी में, आपका एक वैधानिक दर्जा इसको मिला था। खुला बाजार क्रियावली है आपका सरकारी बॉन्ड का क्रय विक्रय। बैंक दर परिवर्तन से प्रभावित है आपका ब्याज दर है, याद रखिएगा। सहभागिता नोट संबंधित किससे है, तो आपका विदेशी निवेश से संबंधित है। पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था, यहाँ दिया हुआ है 1949 ईस्वी में। CRR घटने से साख सृजन बढ़ता है। CR यानी कैश रिजर्व रेशियो घटने से साख सृजन बढ़ता है। CRR को कौन निर्धारित करता है, तो RBI निर्धारित करता है कि आपको इतना कैश अपने लिए रिजर्व रखना होगा। तो अगर इतना कैश वो रिजर्व रख लेगा तो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा, तो इस वजह से उसका साख घटता है। लेकिन जैसे ही कहता है कि CRR घटाइए, यानी आपका रिजर्व रेशियो घटा दीजिए, तो अधिक लोन दे पाता है, जिससे उनका साख सृजन बढ़ने लगता है बैंकों का, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे ही CRR बढ़ेगा वैसे ही बैंक लोन देना कम कर देता है। लघु उद्योग की समस्या है, लघु उद्योग की समस्या पूंजी, विपणन, कच्चा माल, ये सब आपका लघु उद्योग की समस्या है। लाइसेंस जरूरी उद्योग कौन सा है, तो सिगरेट है, विस्फोटक पदार्थ है, केमिकल है, सबका लाइसेंस जरूरी उद्योग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को याद करना होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका गहन कृषि जिला कार्यक्रम कौन सा है, तो 1960 ईस्वी में 60-61 में शुरू की गई थी गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ICDP प्रारंभ हुई थी तो 1964-65 में शुरू हुआ था। किसान कॉल सेंटर कब हुआ था, तो जनवरी 2004 में शुरू हुआ था किसान कॉल सेंटर। आप लोग जो भी किसान है इस पर कॉल करके अपना सहायता ले सकते हैं कृषि से संबंधित। राष्ट्रीय किसान उद्योग मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारक कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ध्यान रखिए दोस्तों। न्यूनतम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसके लिए एक अलग संस्था है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। द्वितीय हरित क्रांति कब संबंधित किससे है, तो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है द्वितीय हरित क्रांति। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर मद का पुनरावलोकन, याद रखिए दोस्तों, यानी जो भी मद है उसका पुनरावलोकन किया था, इसे कहा था शून्य आधारित बजट। GBB अपनाया गया राज्य है, तो आपका मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है GBB अपनाया गया राज्य। कर आय में सर्वाधिक योगदान कौन देता है, तो केंद्रीय आबकारी कर, याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय आबकारी कर आय में सबसे अधिक योगदान देता है। 392 नंबर प्रश्न है, संघीय बजट की अधिकतम आय कॉर्पोरेट कर है, याद रखिएगा दोस्तों। मोडवेट संबंधित आपका व्यापार कर से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 394 नंबर है, राजकोषीय और बजटीय घाटे का अंतर सार्वजनिक ऋण होता है। गैर योजना व्यय नहीं है आपका विज्ञान एवं तकनीकी पर खर्च, गैर योजना व्यय नहीं है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। जन योजना का प्रारूप MN राय ने दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1949 से, याद रखिएगा। कृषि लागत व मूल्य आयोग स्थित है नई दिल्ली में, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, जो इस वीडियो का लास्ट भी है संभवतः 400। LK झा समिति ने सुझाव दिया था मोडवेट पर। दोस्तों हम लोगों ने लगभग 300 प्रश्न, और ये बहुत तेज गति से हुआ दोस्तों, और ये रिवीजन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। BPSC का नज़दीक आ रहा है, बिहार पुलिस का नज़दीक आ रहा है दोस्तों। ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहीं से सारा कंपाइल किया गया है दोस्तों। इसका एक और वीडियो आएगा, और एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।